नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। जिले में मिले हैं कोरोना के 878 नए मरीज। 31 मरीज हुए कोरोना से ठीक। पिछले 24 घंटे में नहीं कोरोना से कोई मौत। स्वास्थ्य दर पहुंची 96.46%। तो फरीदाबाद में क्या है कोरोना को लेकर ताजा अपडेट, ये दे रहे हैं आपको जानकारी। आपको बता दें कि जिले में मिले हैं कोरोना के 878 नए मरीज। 31 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं, राहत की बात। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है, ये भी राहत की बात। स्वास्थ्य दर पहुंची 96.46%। तो बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से, जहां पर जिले में कोरोना के 878 नए मरीज मिले हैं। 31 मरीज हुए हैं कोरोना से ठीक और पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई, राहत भरी खबर। स्वास्थ्य दर 96.46% पहुंची है। तो फरीदाबाद में कोरोना को लेकर क्या है हालात, क्या है मौजूदा स्थिति, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। जिले में कोरोना के 878 नए मरीज मिले हैं। पूजा शर्मा फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, फरीदाबाद में 878 नए मामले मिले हैं, यह आंकड़ा अपने आप में चिंताजनक आंकड़ा है। बिल्कुल मोनिका, देखिए आज कोरोना विस्फोट हुआ है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब तक के सबसे ज्यादा मामले 878 मामले पॉजिटिव आए हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचाने के लिए काफी हैं। लगातार, हालांकि पिछले कुछ दिनों की यदि बात की जाए तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कभी 580 तो कभी 480 तक ये आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन जिस तेजी के साथ ये संक्रमण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, बेहद चिंतनीय है। और हालांकि इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने मिनी लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, जिसके तहत तमाम पाबंदियां जो है सशर्त लगाई गई हैं। चाहे दुकानों को निर्धारित समय तक खोलने की बात हो या फिर नाइट कर्फ्यू की बात हो, कोशिशें तमाम की जा रही है। लेकिन जिस तरह से फरीदाबाद में कोविड का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और रिकवरी रेट लगातार कम होता जा रहा है, चिंता का विषय है प्रशासन के लिए भी और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी। आपको बता दें कि 96.46% जो है वो रिकवरी रेट जो है पहुंच गया है। और यदि बात की जाए कि ऑक्सीजन पर 2 मरीज हैं और 8 मरीज जो हैं वेंटिलेटर पर हैं, जबकि लगभग 3000 मरीज अब एक्टिव मरीज हैं कोरोना के, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा था। और मोनिका, एक बात यहाँ पर और गौर करने वाली है कि ये आंकड़ा कोई महीने 2 महीने का नहीं है, मात्र चंद दिनों में ही ये आंकड़ा आसमान छू रहा है। यानी लगातार जिस तेजी के साथ कोविड का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जब से आया है चर्चा में, उसके बाद से लगातार फरीदाबाद में जिस तरह से पहला ओमिक्रॉन का मामला आया और अब ये संख्या 34 को पार कर गई है, तो निश्चित तौर पर जिस तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है, जिस तेजी के साथ मरीज बढ़ रहे हैं, प्रशासन जो है वो काफी सख्ते में आ गया है। तमाम कोशिशें की जा रही है कि लोगों से जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन करवाया जाए। अभी मौजूदा स्थिति से की जाए तो इस तरीके से बल्क में मामले सामने नहीं आते थे। आज जो परिस्थिति है उसमें चिंता की बात यह है कि इस बार बल्क में जो है मामले सामने आ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे स्थिति जो है वो भयावह हो सकती है। इसलिए बहुत संभलने की जरूरत है और जो हम लोग हैं, जो आम जनता, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको भी समझने की जरूरत है जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर चलता आ रहा था उसको कंटिन्यू रखें। बिल्कुल मोनिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तेजी के साथ संक्रमण पैर पसार रहा है। और आपको बता दें कि फरीदाबाद का बीके सिविल अस्पताल है, जहां पर एक अस्थायी अस्पताल शुरू किया गया था जो स्पेशली कोविड के पेशेंट्स के लिए था। लेकिन चिंताजनक बात ये है और मायूसी भरी बात इसको कहेंगे कि वहां जो कर्मचारी या डॉक्टर थे वो स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो तैयारियां की गई हैं वो तैयारियां भी इसी वजह से कारगर साबित नहीं हो रही है, क्योंकि जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी मोनिका, कि जब ये कोविड के लिए अस्पताल यहाँ पर बनाया गया ताकि अगर तीसरी लहर आए उसको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया था, लेकिन जो स्टाफ है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। यानी कि अगर जिस तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है, अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है या कोई गंभीर मरीज आते हैं, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। और जब तीमारदार जो लोग उपचार कर रहे हैं उन पर अब कोरोना का साया मंडरा रहा है, तो निश्चित तौर पर
अब आने वाले समय में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऐसे में जरूरत पड़ सकती है मैन पावर की। तो इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग काफी चिंतित है कि कोरोना से निपटने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन यदि एकाएक मामले बढ़े और लोग हॉस्पिटलाइज होने की नौबत पर आए, तो किस तरह से सरकारी स्तर पर उन मरीजों को ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि जो चिट्ठी सीएमओ द्वारा लिखी गई थी इस अस्पताल के लिए, स्टाफ के लिए, उसकी अभी तक भी उस चिट्ठी पर गौर नहीं किया गया। यानी अस्पताल तैयार हो गया है, लेकिन उस अस्पताल में काम करने के लिए जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स की जरूरत है, जो विशेषज्ञों की जरूरत है, वो अभी तक डेप्यूट नहीं किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों को समझना होगा कि दावे बेशक तमाम किए जाएं, लेकिन अभी भी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं है, और कहीं ना कहीं लचर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में फंसी हुई है। तो ऐसे में कोविड के मामले बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को ये समझना होगा कि उनकी सुरक्षा उनके स्वयं के हाथ में है। पूजा, क्योंकि आप फील्ड पर रहती हैं, आप तमाम चीजों को बहुत ही बारीकी से देखती हैं, सामने से देखती हैं, तो फरीदाबाद में ये जो बल्क में सारे मामले सामने आ रहे हैं, इकट्ठा सामने आ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, क्या आपको लगता है इसकी मुख्य वजह आखिर क्या है? कहाँ लापरवाही दिख रही है आपको? देखिए मोनिका, लापरवाही जो नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर जब हम काम करते हैं, तो वो लापरवाही इसलिए भी है क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो वे कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित है, और अनावश्यक रूप से सिर्फ घूमने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं या लोग खरीदारी करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी लापरवाही के तौर पर सामने आ रहा है। वहीं कुछ लोग अभी भी इतने लापरवाह हम कहेंगे, और ऐसे लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो ये अभियान चलाया हुआ है वैक्सीनेशन का, उसको भी पलीता लगाते देखे जा सकते हैं, जिन्होंने अभी तक कोविड की पहली वैक्सीनेशन की डोज नहीं लगवाई है। हालांकि अब सख्ती का दौर जारी है, नो मास्क नो सर्विस। अब जो है, जैसा गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बोला कि अब नो मास्क नो सर्विस को बहुत सख्ती से पालन किया जाएगा उसका, लेकिन अभी भी ग्राउंड स्तर पर यदि बात की जाए तो नियमों का पालन करवाने के लिए कहीं मजबूरी वश तो कहीं लापरवाही वश जो है प्रशासन इस जो भी गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से पालन करवाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। दुकानदार नो मास्क नो सर्विस को इसलिए नहीं पालन करवा पा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि पहले से ही दुकानों का टाइम कम होने की वजह से उन्हें वैसे ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में यदि वे ग्राहक को सामान नहीं देंगे, सर्विस नहीं देंगे, तो वो किस कदर अपना घर चलाएंगे। तो निश्चित तौर पर तमाम सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता है कि किसी की भी लापरवाही, किसी की भी इस मामले में गंभीरता ना बरतना लोगों को कोरोना संक्रमण की ओर धकेल सकता है। तो ऐसे में जरूरत है इस वक्त जो हम ग्राउंड जीरो पर जो हमने अनुभव किया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और इस भ्रम में मोनिका बिल्कुल ना रहे कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये माइल्ड है, और ये गलतफहमी दूर करने की बहुत जरूरत है कि अगर वैक्सीन की दोनों डोज मिली है तो कोरोना उनको नहीं छू सकता। में हुआ था क्योंकि देखिए कोरोना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सालों से कोई पुरानी बीमारी हो और लोग समझ चुके हो कि कोरोना क्या है। जो विशेषज्ञ है वो भी अभी R&D कर रहे हैं। जब कोई नए केसेस आते हैं उन पर R&D होती है तो पता लगता है कि क्या कुछ नया इसमें आया है। WHO पहले से ही चेता चुका है। तो लक्षण को बहुत कम समझना या सेहत के लिए ये वेरिएंट हानिकारक नहीं होगा क्योंकि हम वैक्सीनेटेड है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम जो है लोग पाले हुए हैं। और इस ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। क्या है ये बड़ी खबर, आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आपके सामने। गुरुग्राम साइबर सिटी में फूटा कोरोना का बम। 2300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुल एक्टिव मामलों की संख्या 8000 के पार पहुंच चुकी है। 6 मामले ओमिक्रॉन के भी इसमें शामिल हैं। तो बड़ी खबर, गुरुग्राम साइबर सिटी में कोरोना बम फूटा। एक साथ 2300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 8000 के पार इसी के साथ पहुंच चुकी है। और ये ताजा अपडेट गुरुग्राम का कोरोना को लेकर आपके सामने। ये ताजा आंकड़ा बताता है कि स्थिति लगातार किस तरीके से भयावह होती हुई नजर आ रही है। 2300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 6 मामले ओमिक्रॉन के भी इसमें शामिल हैं। साइबर सिटी में कोरोना का बम फूटा। आपको बता दें कि 2300 नए मामले, इससे भी ज्यादा
नए मामले सामने आए हैं। कुल एक्टिव मामलों की संख्या 8,000 के पार पहुंच चुकी है। 6 मामले ओमिक्रॉन केस में शामिल हैं। तो ये ताजा आंकड़ा गुरुग्राम का है। गुरुग्राम साइबर सिटी में क्या है हालात, क्या है मौजूदा स्थिति कोरोना को लेकर, ये दे रहे हैं आपको जानकारी। और ये जो ताजा आंकड़ा है ये चिंता बढ़ाने वाला। प्रवीण शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, ये जो ताजा आंकड़ा है गुरुग्राम का, ये वाकई अपने आप में चिंता का विषय है, चिंता बढ़ाने वाला है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नए एक्टिव केस मिले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज 8,000 से ज्यादा जो एक्टिव केस हैं गुरुग्राम में मिले हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो 8,000 संख्या हो गई है एक्टिव केसों की, और जो आज का आंकड़ा है वो 2300 के पार है। तो कहीं ना कहीं ये डराने वाला आंकड़ा है, क्योंकि 2300 पेशेंट एक दिन में मिलना बड़ी बात है। और इससे सीधा आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुग्राम में किस तरह से कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से बाजारों में हमने कल भी दिखाया था और उससे पहले भी दिखाया था कि लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। यही एक कारण है कि लगातार गुरुग्राम में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। और आज 2300 से ज्यादा केस जो है गुरुग्राम में आए हैं, और जो टोटल एक्टिव केस का आंकड़ा है वो 8,000 से पार पहुंच गया है। गनीमत यह है कि अभी तक इसमें से सिर्फ 55 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है। बाकी घर पर आइसोलेशन होकर इलाज करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंता का विषय है। इस सब के बीच में एक चीज और है मोनिका, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली से सटा है गुरुग्राम। हजारों की संख्या में लोग दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर करते हैं, और दिल्ली में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसका सीधा असर जो है गुरुग्राम पर पड़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रवीण तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो 2338 नए मामले सामने आए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में फूटा कोरोना बम। आपको बता दें कि 2338 नए मामले आए हैं सामने। कुल एक्टिव मामलों की संख्या 8,000 के पार पहुंच चुकी है। 6 मामले इसमें ओमिक्रॉन के भी शामिल हैं। ये ताजा आंकड़ा वाकई डराने वाला है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम की हाई लेवल मीटिंग जारी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन पर बोले अरविंद केजरीवाल। कहा दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, घबराएं नहीं, कोविड नियमों का करे पालन। प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 3,541 कोरोना संक्रमित। गुरुग्राम में 1,450, फरीदाबाद में 480 और पंचकुला में 415 मामले आए सामने। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी चेतावनी। कहा नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी रहेगी लागू। अभय चौटाला ने खाद के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा खाद की कालाबाजारी सरकार की नाकामी। किसानों के मुद्दे पर यूपी में सपा के पक्ष में चुनाव प्रचार की कही बात। पानीपत के आसन रोड स्थित पेट्रोल पंप पर युवक ने लाठी से की तोड़फोड़। पंप संचालक के पिता के साथ भी की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फतेहाबाद के शास्त्री नगर में भरभराकर गिरी मकान की छत। मलबे में दबकर एक शख्स की मौत। गर्भवती महिला हुई घायल। बारिश की वजह से हुआ हादसा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। 1857 की क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शहीद राजा नाहर सिंह का आज 164वां बलिदान दिवस है। इस मौके पर उनके परपोते सुनील तेवतिया ने हर खबर से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं।
वंशज और 1857 की क्रांति में अग्रणी क्रांतिकारी की भूमिका निभाने वाले शहीद राजा नाहर सिंह की 164वीं बलिदान दिवस को आज फरीदाबाद में मनाया जा रहा है और उनके हमारे साथ इस वक्त उनके प्रपौत्र सुनील तेवतिया जी यहाँ मौजूद है। सर, हर खबर में आपका स्वागत है। सुनील जी, शहीद राजा नाहर सिंह जो है वो 1857 की क्रांति के एक बहुत बड़े नायक थे, लेकिन आज भी जो बच्चे हैं वो बहादुर शाह जफर को जानते हैं, अंग्रेजों की गाथा को जानते हैं, लेकिन राजा नाहर सिंह के इतिहास को आज भी कई बच्चे उनसे परिचित नहीं हैं। देखिए, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामियां रही हैं पहले, और ये तो जब हमने कार्यक्रम करना शुरू किया 40 साल पहले मेरे पिताजी वगैरह ने, तो तब से ये थोड़ा बहुत आने लगा है और बाकी बहुत कुछ है जिस पर भी काम किए जाने की ज़रूरत है। और एक हमारा मानना है कि एक विस्तार से पूरा एक चैप्टर स्कूलों में होना चाहिए किताबों में, जिसमें विस्तार से राजा नाहर सिंह के बारे में ज्ञान दिया जाए बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, ताकि जान सके कि हमारे पूर्वजों ने इस देश को गुलामी से मुक्ति कराने के लिए कितनी कितनी कुर्बानियां दी हैं। जी सुनील जी, शहीदों के परिवार से आप हैं, तो ऐसे में कैसा महसूस करते हैं जब शहीदों के नाम पर कुछ लोग राजनीति करते हैं या उनका अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके नाम का? देखो, समाज है तो सब तरह के लोग भी होते हैं। कुछ इन धरोहरों को संजोने का काम भी करते हैं, कुछ इनको बढ़ाने का काम भी करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको कुछ नेगेटिविटी ही ढूंढने की आदत होती है। तो ऐसे लोगों से मेरे ये है कि चलो अपना जिसको जैसा ठीक लगता है वैसे करते रहते हैं। बाकी इन चीज़ों चर्चाओं में कुछ वैसा कुछ दम है नहीं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। क्या कुछ यादें हैं जो आपने संजो कर रखी हैं राजा नाहर सिंह की अपने साथ? उस टाइम के बहुत से अस्त्र भी हैं, उनके इस्तेमाल किए हुए कपड़े उस जमाने के, और एक उनका बना हुआ महल जिसमें हमारे पूर्वजों ने टाइम टू टाइम हम उसे रेनोवेट करते रहे, जिसमें आज भी हमारा परिवार निवास करता है। वो सब उन्हीं के वक्त से ही हमारे पास है। जी, और कुछ आपको लगता है सरकार से कोई ऐसी मांग जीवनी को शामिल करने की बजाय की, और क्या कुछ लगता है ताकि न केवल शहीद राजा नाहर सिंह बल्कि जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो परिजन हैं वो भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आते हैं, तो क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ कदम सकारात्मक तौर पर सरकार को उठाने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह, बहुत सारी चीजें इतिहासकारों ने पहले जो भी लिखी वो लगभग एक तो सच्चाई से परे थी। कई जिन्होंने वाकई में कुर्बानियां दी है उनका गलत चित्रण किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी के ने मेरा मानना है कि उनसे बड़ा योगदान शायद ही किसी का हो देश को आज़ादी दिलाने में, क्योंकि सन 47 के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैलकट आए इटली, तो उन्होंने भी अपनी जनसभा में ये बात बोली थी कि हमें ये देश अगर छोड़ के जाना पड़ा तो सुभाष चंद्र की बोस की वजह से जाना पड़ा। लेकिन कुछ और लोग उसका क्रेडिट ले गए उस टाइम में। और बाकी सरकार को तो चाहिए कि जो जीवनी है उसे विस्तार से पाठ्यक्रम में शामिल करें, ताकि एक एक चीज के बारे में, उनके बारे में आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके। जी बिल्कुल, देखिए शहीद राजा नाहर सिंह के पौत्र सुनील तेवतिया जी हमारे साथ मौजूद है। शहीदों की जीवनी को और अधिक विस्तार से आगे की जो युवा पीढ़ी है उस तक पहुंचाया जाए, इसके साथ साथ शहीदों के सम्मान को और अधिक बढ़ाया जाए, इसे लेकर सरकार से लगातार मांग की जा रही है। और अब टकटकी लगाए सरकार की ओर शहीदों के वंशज देख रहे हैं कि आखिर शहीदों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह से आगे अपना पहला कदम बढ़ाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में शहीद राजा नाहर सिंह के परपौत्र सुनील तेवतिया ने 164वें बलिदान दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया, जिसमें इनेलो नेता अभय चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राजा नाहर सिंह के वंशजों ने अभय चौटाला का ढोल नगाड़ों के साथ और मालाओं के साथ स्वागत किया। अभय चौटाला ने शहीद राजा नाहर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो वहीं सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में वो किसानों के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। राजा नाहर सिंह जी ने अपनी छोटी उम्र में एक इतना बड़ा महान काम किया कि इस देश के अंदर अंग्रेज जब आया तो कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उस अंग्रेज से इस देश को कैसे आजाद कराया जाए। 1857 की जो क्रांति शुरू हुई उससे पहले
राजा नाहर सिंह जब राजा बने, जब उनके पिताश्री की डेथ हुई और उनकी डेथ के बाद जब उनको ये शासन सौंपा गया, कोई बड़ी रियासत नहीं थी, बावजूद छोटी रियासत होने की। आज हमारे इस कार्यक्रम के जैसा कि हर साल आयोजन होता है 9 जनवरी को, इस दिन राजा नाहर सिंह को लाल किले के सामने अंग्रेजों ने धोखे से फांसी दी थी, तो उनको याद करने के लिए हर साल ये बलिदान दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं। और पहले के मुकाबले अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जो सरकार से हमारी मांग है कि एक विस्तार से पाठ्यक्रम में इनकी जीवनी को शामिल किया जाए, और जहाँ तक ये महल है, बजाय इसको होटल के, इसको म्यूजियम बना दिया जाए, ताकि आने वाले लोग, बच्चे जो यहाँ देखने आएंगे तो उनको पता चल सके, वो जानने का मौका मिले कि हमारे पूर्वज किस तरह के थे। तो ये परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के शहीद राजा नाहर सिंह पार्क में 1857 के क्रांतिकारी शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस के मौके पर शहीदों के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर हवन यज्ञ में आहुति दी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहीदों की देशभक्ति और उनके बलिदान की वजह से ही हमारा देश खुली हवा में सांस ले रहा है। 1857 की आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी रहे हमारे बल्लभगढ़ की आन बान शान शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान की गाथा पूरे देश में गाई जाती है। देश के नौजवान उनकी बलिदान की कहानी से देश प्रेम की प्रेरणा लेते हैं। राजा नाहर सिंह जी का आज बलिदान दिवस है, और राजा नाहर सिंह के साथ साथ भूरा सैनिक तीनों को 1857 फांसी के फंदे पर लटकाया था। उनकी याद में शहर में सभी संस्थाओं के लोगों ने बैठक की थी। उनकी टीम ने आयोजन यहाँ पे रखा हुआ था, और आज ऐसे किसान नेता सर छोटू राम जी की भी पुण्यतिथि है। हम दोनों को नमन करते हैं। मैं बल्लभ विधानसभा की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके दिखाए हुए मार्ग, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम काम करेंगे। उन्होंने आम आदमी 36 बरादरी के अंतिम व्यक्ति के लिए जो दिशा देने का काम था, गरीब के लिए, छोटे आदमी के लिए, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, किसान के लिए काम था, उस मार्गदर्शन में। वहीं मानेसर के भीष्म मंदिर परिसर के अखाड़े में नगर निगम को भंग करने के लिए 30 गांवों की पंचायत हुई। इस दौरान नेसर के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव ने कहा कि नगर निगम ने पंचायतों के करोड़ों रुपए को कब्जा कर लिया, लेकिन गठन के 1 साल बाद भी कोई विकास नहीं हुआ। नगर निगम को यहां पर रद्द करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। वहीं राव नैन सिंह ने कहा कि मानेसर क्षेत्र की पंचायतों में जमा पूंजी का उपयोग करने के लिए ही निगम का गठन किया गया है। इसे देखते हुए मानेसर नगर निगम को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और जो पैसा पहले सभी ग्राम पंचायतों में था उसे वापस जमा किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को महापंचायत होगी, जिसमें पटौदी के विधायक और बादशाहपुर के विधायक को आने का निमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही कहा कि अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो बड़े आंदोलन की भी तैयारी की जाएगी। वहीं पलवल एसपी की कार बिहार के अरवल जिले में शराब तस्करी में पकड़ी गई थी, जिसके बाद पलवल पुलिस हरकत में आई और डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शराब तस्करी से पलवल पुलिस का कोई संबंध नहीं है। जो गाड़ी शराब तस्करी से बिहार के अरवल जिले से पकड़ी गई है, उस गाड़ी को 3 साल पहले 20 फरवरी 2019 को नीलाम कर दिया था। बिना गाड़ी के नाम करवाए यहाँ पर चलाना कानूनी अपराध है, जिसके चलते खरीदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के अरवल जिले के मेहंदिया थाना के अंतर्गत एक स्विफ्ट डिजायर ट्रैक्टर की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कार से 300 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी, जिसके बाद कार मालिक, पलवल एसपी और अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि आपको मालूम है ये HR 30 के 0111 ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पहले एसपी साहब पलवल के नाम से रजिस्टर थी
और इस गाड़ी को 20/2/2019 को सरकारी ऑक्शन हुई थी। उस टाइम इसको अमित सिंह सनो प्रेम सिंह जो हांसी का निवासी है उसने सबसे ऊंची बोली देकर इसको खरीद किया था और 13/3/19 को उसको हैंडओवर किया था। उसके बाद में पुलिस विभाग से इस गाड़ी का कोई संबंध नहीं रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार। शासन प्रशासन